Hi guys, welcome to Flamboyant Law. So today we are gonna start with plaint order 7. तो प्लेंट में पहले तो कंटेंट क्या क्या रहता है। पहले तो कोर्ट का नाम रिटर्न होना चाहिए, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ की सारी डिटेल्स होनी चाहिए। देन किसकी डिटेल्स होनी चाहिए? डिफेंडेंट की डिटेल्स होनी चाहिए अगर वो पता है तो। अगर डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड है, या फिर प्लेंटिफ माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो वो एक स्टेटमेंट भी उसका साथ में होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ फैक्ट है। देन फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, कि कॉज ऑफ एक्शन के क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो प्लेंट में क्या होता है, फैक्ट्स सारे मेंशन्ड होते हैं बट एविडेंस नहीं लिखा होता है। तो जो भी फैक्ट्स हैं कॉज ऑफ एक्शन के, कैसे अराइज हुआ, क्या क्या हुआ, किस डेट को क्या हुआ, वो सब मेंशन होना चाहिए। देन फैक्ट्स कॉजिंग द, फिर क्या होना चाहिए। अब देखो, जैसे कोर्ट हमेशा पार्टी से ही पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि इस केस में मेरा ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये पार्टीज को ही एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ, ये केस जो है हमारा वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ही आ रहा है, कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। देन फैक्ट शोइंग द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन, ये भी लिखा होना चाहिए। देन रिलीफ, कि क्या रिलीफ वो कोर्ट से चाह रहे हैं, कोई कॉम्पनसेशन चाह रहे हैं, कुछ रेस्टिट्यूशन चाह रहे हैं, कोई इंजंक्शन चाह रहे हैं, तो क्या रिलीफ चाह रहे हैं। देन द प्लेंटिव हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ, कि प्लेंटिव ने अगर कोई ऐसा सेट ऑफ या रिलिंक्विश ऑफ अ पोर्शन ऑफ क्लेम किया है, मतलब या तो क्लेम कहीं और सेटल ऑफ कर दिया है या रिलिंक्विश कर दिया किसी, जैसे 55 लाख का क्लेम कर रहा था तो 5 लाख रिलिंक्विश करके 50 लाख का ही कर रहा है कि मुझे इतना तो मिले, या फिर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आने के लिए रिलिक्विश किया है, तो उसे ये मेंशन करना पड़ेगा प्लेंट में। देन स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि क्या सब्जेक्ट मैटर की क्या वैल्यू है। ये वैल्यू क्यों मेंशन करनी पड़ती है? ताकि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है ये इस्टेब्लिश कर सके, और कोर्ट की जो फीस है वो सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू से ही पता चलती है कि क्या फ़ीस लेगा, तो वो भी इस्टेब्लिश हो पाए। देन रूल 2 में क्या लिखा है कि अगर कोई भी मनी रिलेटेड सूट है, मनी सूट है, तो उसमें जो भी स्पेसिफिक अमाउंट जो वो क्लेम कर रहा है ना, वो स्पेसिफिक अमाउंट मैंशनड होना चाहिए जो डिफेंडेंट से क्लेम कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, रूल 3 पे आते हैं। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होगा ना वो एकदम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ सिचुएटेड है, कौन सा नियर बाय लैंडमार्क है। क्यों करना पड़ेगा? ताकि प्रॉपर्टी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, कोर्ट अच्छे से प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करवा सके। अब प्लेंटिफ एक्ट कर रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, फोर्थ बोलता है ये रूल 4। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मतलब एज अ ट्रस्टी काम कर रहा है। एग्जाम्पल लो कि एज अ ट्रस्टी है, एक्ट कर रहा है प्लेंटिफ। मतलब मान लो कोई प्रॉपर्टी थी, उसका प्लेंटिफ जो था ट्रस्टी था, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने सब कुछ सारे मेजर्स लिए, और उसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, सब्जेक्ट मैटर में, और उसने सारे ऐसे नेसेसरी एक्शंस लिए कि वो उसको कुछ ना बिगड़े, और तब जाके वो सूट उसने कोर्ट के सामने लेके आया। तो ये उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि डिफेंडेंट का इंटरेस्ट था उस चीज़ में। अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट था, उसने ऐसा क्यों किया, कि डिफेंडेंट का भी सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट था और उसको प्लेंटिफ का आंसर देना चाहिए आके अपीयर होके। जो भी रिलीफ वो क्लेम कर रहा है वो स्पेसिफिकली स्टेटेड होना चाहिए। सेपरेट ग्राउंड पे है तो हर सेपरेट जो भी डिस्टिंक्ट क्लेम्स हैं वो सब लिखे हुए होने चाहिए सेपरेटली। तो ये छोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं। अब आते हैं हम मेन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, रूल है, रूल 9, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट।
ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर्ट ऑर्डर करता है दैट समन शुड बी सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5। कि ऑर्डर 5 में हमने जो देखा था कि समन सर्व होता है डिफेंडेंट पे, तो इट विल डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू प्रेजेंट एज मेनी कॉपीज ऑफ द प्लेंट ऑन द प्लेन पेपर एज देयर आर defendants within 7 days from the date of the such order along with the requisite fees। तो अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं तो कोर्ट को उतनी ही कॉपीज़ प्लेंट की कोर्ट के पास देनी पड़ेगी विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस कि ताकि समन सर्व हो पाए डिफेंडेंट पे विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट रूल, रूल 10, रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, या तो कोर्ट रिजेक्ट कर देता है प्लेंट को या रिटर्न करता है या फिर सूट को डिसमिस कर देता है। तो ये 3 बहुत आपको पता होने चाहिए एज अ लॉयर। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी हम रिजेक्शन भी पढ़ेंगे आगे 11 में। तो रिटर्न का सिंपल सा मीनिंग है कि कोर्ट के पास अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो रिजेक्ट नहीं कर सकता। रिजेक्ट अलग रीज़न से होता है, वो क्या करेगा, एज इट इज़ आपकी जो भी प्लेंट है उसको रिटर्न कर देगा। अगर आपके पास आपके घर पे गलत पार्सल आ जाता है तो आप उसको क्या करते हो, वैसे का वैसा ही रिटर्न कर देते हो। ऐसा तो नहीं करते कि वो पार्सल खोल लिया, पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करते ना आप उसे एज इट इज़ पैक्ड रिटर्न कर देते हो। तो वो होता है रिटर्न, कि आपके पास उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा सूट को। और ये रिटर्न कब हो सकता है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न। तो क्या एट एनी स्टेज में क्या अपील भी आती है क्या, एट द स्टेज ऑफ अपील या रिविजन? तो हाँ जी, एट एनी स्टेज मतलब आप अगर अपीलेंट कोर्ट के पास गए हो तो वो भी आपका सूट रिटर्न कर देती है, और जो भी डिक्री पास हुई है ना उसके जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने जो भी डिक्री पास करी है उस डिक्री को सेट असाइड करके आपको दे सकती है कि भैया उस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तो अपीलेंट कोर्ट भी कर सकती है एट द टाइम ऑफ अपील। और जो भी रिविजन कोर्ट है अगर रिविजन के लिए गया है वो सूट तो रिविजन कोर्ट भी कर सकती है ये रिटर्न ऑफ प्लेंट। देन प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग ऑफ प्लेंट, क्या क्या चीज़ें लिखेगा अब उस पर इंडोर्स करके, जो भी प्लेंट है उसको इंडोर्स करेगा जज, और क्या क्या चीज़ें मेंशन करेगा कि जब वो प्लेंट कोर्ट के पास प्रेजेंट हुआ था, जब वो डेट, उस डेट पे जिस डेट पे रिटर्न किया गया है, जिस डेट पे प्रेजेंट हुआ था, जिस डेट पे रिटर्न किया गया है, पार्टीज़ कौन कौन है, डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ, एंड ब्रीफ स्टेटमेंट कि क्यों ऐसा लगा कोर्ट को कि रिटर्न कर देना चाहिए, क्यों ऐसा लगा कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कोर्ट का। तो ये हो गया रूल 10 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट। देन 10A क्या बोलता है, 10A बोलता है पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट फॉर अपीयरेंस इन द कोर्ट। अब क्या होगा जब कोर्ट रिटर्न करेगा ना प्लेंट, तो वो क्या बोलेगा, प्लेंटिव एप्लीकेशन लेके जाएगा कोर्ट के पास कि देखो आपको सारा मैटर पता है, आपको पार्टी भी पता है कि कौन पार्टी है कौन डिफेंडेंट है, तो आप ही क्यों ना दूसरी कोर्ट में जो जब अपीयरेंस की डेट है आप ही फिक्स कर दो ना। तो जो कोर्ट रिटर्न कर रहा है ना प्लेंट, उसको ही एप्लीकेशन लिखेगा प्लेंटिव कि आप जो भी कोर्ट है जहाँ पर प्लेंट जाना चाहिए वहाँ पर एक डेट फिक्स कर दो अपीयरेंस के लिए, और किस कोर्ट में हमारा प्लेंट प्रेजेंट होना चाहिए वो भी आप लिख के दे दीजिए प्लीज़। और
ये जो नोटिस है कि डिफेंडेंट के पास भी पहुंचा दीजिए। अब अगर कोई भी रिटर्न ऑफ प्लेंट हो रहा है और डिफेंडेंट की नॉलेज में ऑलरेडी है, क्योंकि डिफेंडेंट अपीयर हुआ है और उसने बोला कि भाई जुरिस्डिक्शन तो है नहीं कोर्ट का, डिफेंडेंट के सामने ये चीज़ फाइंड हुई, तो क्या वापस कोर्ट, नया कोर्ट जो है जहाँ पर प्लेंट जाएगा, तो वो समन भेजेगी क्या उसे? नहीं, वो उसे क्या भेजेगी? नोटिस भेजेगी। जब डिफेंडेंट को सारी चीज़ें पता है तो उसके पास नोटिस जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा? डेट फिक्स कर देगा अपीयरेंस के लिए पार्टी के लिए। देन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सच अपीयरेंस का नोटिस प्रोवाइड करेगा। अब एप्लीकेशन दे दी थी प्लेंटिफ ने, अब उस पर ऑर्डर भी आ गया कोर्ट का, मतलब एप्लीकेशन से कि डेट ये फिक्स हो गई है, इस कोर्ट में आप जाइए, दूसरे कोर्ट में, यहाँ इस डेट पे अपीयर हुई है, वो पूरा पूरा उसकी एप्लीकेशन प्लेंटिफ के अलाउ करके ऐसे दे दिया। क्या अब प्लेंटिफ उस इस रिटर्न के, कि उस कोर्ट ने मेरा रिटर्न कैसे कर दिया प्लेंटिफ, क्या इस पे अपील कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? आपने वो अपील के ऑर्डर को एक्सेप्ट करके तभी तो आपने एप्लीकेशन लिखी कि हाँ चलो भाई मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। आप ना बस उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में हमें जाना है, डेट ऑफ अपीयरेंस लिख के दे दो। आपने एप्लीकेशन अपने हाथों से ही लिखी ना, तो अब उस चीज़ पे कैसे आप अपोज कर सकते हो? उस चीज़ पे कैसे अपील कर सकते हो? नहीं कर सकते आप, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना ऑलरेडी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अनदर इम्पॉर्टेंट रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में रिजेक्ट होता है? अगर प्लेंट जो है कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बता रहा है कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है, जज के पास आप आए हो, कोर्ट के पास आप आए हो, कोर्ट पूछ रहा है कि क्या हुआ भाई, क्यों आए हो, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं पता है, तो आपका प्लेंट कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बता रहा है, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने रिटर्न पढ़ा था, ये रिजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वेदर रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, जब जो क्लेम कर रहा है ना वो रिलीफ, वो अंडर वैल्यूड है। मतलब अब जैसे कोर्ट की फ़ीस पे, कोर्ट की फ़ीस किस पे डिपेंडेंट होती है? सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू पे। तो उसने सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू बहुत ही कम लिखा है ताकि फ़ीस कम देनी पड़े, तो अंडर वैल्यूड है ना? रिलीफ जो क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है, और कोर्ट क्या करेगा? करेक्ट वैल्यूएशन का टाइम प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप इतने दिन में आ जाइए करेक्ट करके वैल्यूएशन। तो इस चीज़ पे रिजेक्ट भी हो सकता है। अब रिलीफ जो क्लेम किया जा रहा है वो तो प्रॉपरली वैल्यूड है, बट प्लेंट जो है वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, स्टैम्पिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो क्या करेगा कोर्ट? रिजेक्ट करेगा। इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो फिर तब भी रिजेक्ट हो सकता है। देन बार्ड बाय एनी लॉ है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है उसमें जो कि बार्ड बाय लॉ है, तो फिर रिजेक्शन हो सकता है। अगर डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया गया है तब भी रिजेक्ट हो सकता है। मतलब डुप्लीकेट में हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि डुप्लीकेट में कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ती है कोर्ट को, तो डुप्लीकेट में नहीं प्रोवाइड किया है तो तब भी रिजेक्ट हो सकता है। या फिर रूल 9 में हमने क्या पढ़ा था कि खूब सारी, अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं तो सबके लिए एक डुप्लीकेट कॉपीज़ देनी पड़ती है प्लेंटिफ को, और प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ती है कि उनको समन सर्व कर दिया जाए, तो वो भी मल्टीपल कॉपीज़ प्लेंटिफ ने प्रोवाइड ही नहीं करी हैं प्लेंट के साथ, तो तब भी कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। तो ये हो गया रिजेक्शन कंप्लीट। अब प्रोविज़ो देख लेते हैं। प्रोविज़ो में क्या लिखा है कि टाइम फिक्स जब वो करता है, जैसे प्रॉपरली
वैल्यूड है बट स्टैम्प नहीं है, तो स्टैम्प के लिए टाइम दे देगा कि चलो आप ये इतने दिन का 15 दिन का टाइम ले लो और स्टैम्पिंग अच्छे से करके लाओ। या अंडर वैल्यूड है तो फिर वो वापस दे देगा कोर्ट कि आप इसको वैल्यूएशन करके लाओ। तो अगर कोई ऐसा करेक्ट फिक्स टाइम है जो कोर्ट ने दिया है फॉर द करेक्शन ऑफ वैल्यू, तो वो फिक्स टाइम ना एक्सटेंडेबल नहीं होता है। उसको अगर 15 दिन में कोर्ट ने बोला है ना कि आप करके लाओ, तो 15 दिन में ही आपको वैल्यूएशन उसका सही करके लाना है, जो एरर्स हैं वो सही करके लाने हैं। उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई जेन्युइन रीज़न था, उसके अलावा एक्सटेंड नहीं कर दिया जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 148 के साथ। तो 148 में क्या लिखा है कि अगर नो टाइम प्रिस्क्राइब्ड, मतलब अगर कोई टाइम ऐसा प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि कितने दिन, कोर्ट ने आपको कोई टाइम नहीं दिया, मान लो आपका रिटर्न, आपको प्लेंट दिया आपका कि इसमें ये एरर है, अंडर वैल्यूड है और आप इसको सही करके लाओ, और कोई आपको टाइम नहीं बताया कि कितने दिन में सर सही करके लाओ, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम होता है ना, वो सेक्शन 148 में लिखा है। कितने दिन का टाइम होता है बाय डिफ़ॉल्ट? 30 दिन का टाइम होता है। अगर कोर्ट टाइम नहीं स्पेसिफाई करता है तो 30 दिन का बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में लेके आना है। तो ये हो गया रूल 11। अगर कोई भी प्लेंट रिजेक्ट कर देता है ना कोर्ट जज, तो वो प्लेंट का रीज़न उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है कि क्यों उसने रिजेक्ट किया, क्या क्या रीज़न था। अब इन सब में से जो जो रीज़न था वो मेंशन करके रिजेक्ट करेगा। अब रिजेक्शन हो गया प्लेंट का, तो क्या वापस सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है क्या? वो फ्रेश सूट प्लेंट ला सकता है क्या? फ्रेश प्लेंट ला सकता है क्या कोर्ट के सामने? एक बार अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या आप फ्रेश प्लेंट ला सकते हो कोर्ट के सामने? बिल्कुल ला सकते हो। तो यही बोलता है हमारा रूल 13। अब 14 क्या बोलता है? रूल 14, अगर जो भी प्लेंटिफ है उसका क्लेम किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाइड होता है, ठीक है, अगर प्लेंटिफ का कोई भी क्लेम किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाइड रहता है और वो डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में है, उसके पावर में है, उसके पास है वो डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट भी वो प्लेंट के अंदर नहीं लिखेगा पर प्लेंट के साथ अटैच करके कोर्ट के पास ले जाएगा। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है जो प्लेंट डिफेंडेंट ने साइन किया था, उसका ब्रीच हुआ है, तो वो जो भी कॉपी है ना कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी प्लेंट के साथ अटैच करके किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज और रिलाइज। तो डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में है, पावर में है, जो जिस पे वो क्लेम कर रहा है, जिसके बेसिस पे, तो वो क्या करेगा? ही शैल प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बाय हिम। जब वो प्लेंट प्रेजेंट करेगा ना कोर्ट के सामने, तभी वो डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट करेगा। और वो कहाँ लगेगा? वो डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ ही फाइल होगा। वेर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट इन पोजेशन, अब डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर दैट डॉक्यूमेंट इज। अब मान लो उसने डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ नहीं लगाया है, तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ अटैच ही नहीं किया है, अनेक्स नहीं किया है, या फिर जो लिस्ट लगाई है ना डॉक्यूमेंट्स की, उसमें उस डॉक्यूमेंट का नाम ही नहीं है, तो क्या वो फिर भी एविडेंस के रूप में पेश कर सकता है क्या कोर्ट के पास? नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट के परमिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकता है कि पहले तो डिस्क्लोज ही ना करो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने, फिर एकदम से पेश कर दो। देन if not produced, entered accordingly, shall not be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit. hearing of the suit के टाइम पे वो एज एन एविडेंस नहीं काम आएगा। अब ये सेक्शन कहाँ अप्लाई नहीं होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई भी प्लेंटिफ के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो डॉक्यूमेंट उसको दिए जाएंगे विटनेस को टू रिफ्रेश हिज मेमोरी।
अब अगर सूट किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे है, 16 क्या बोलता है, सूट अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है और वो इंस्ट्रूमेंट गुम गया है और ये प्रूव हो गया है कि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा है और प्लेंटिफ की तरफ से इंडेमनिटी कोर्ट के पास जा चुकी है, तो कोर्ट वैसे ही ऑर्डर देगा जैसे वो तब ऑर्डर देता जब वो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाता कोर्ट के पास। तो ये बोलता है रूल 16। सेवनटीन क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि शॉप बुक या अदर अकाउंट कुछ ऐसी बुक में है जो उससे बुक से सेपरेट नहीं हो सकता, तो वो पूरी पूरी बुक ही प्रेजेंट होगी कोर्ट के सामने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लेंट टुगेदर विद द कॉपी ऑफ एंट्री। कॉपी ऑफ एंट्री की जाएगी कि जिस बुक में वो एंटर्ड है ना, वो स्टेटमेंट या ऐसा कुछ चीज़ जिस पे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है, तो वो पूरा उसकी कॉपी अटैच की जाएगी प्लेंट के साथ। So this is it for today, and we'll start with order 8 written statement set off and counter claims in our next video. Till then, take care.